हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए अरबाज कल्फे, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिसेंटली क्वालिफाइड इन नवंबर 2024। नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है। बिकॉज टीचिंग, ज्ञान देना मेरा पैशन है, ठीक है। ज्ञान देना भी आप बोल सकते हो इसको, टीचिंग भी बोल सकते हो इसको। बेसिकली पढ़ाता हर कोई है, मैं समझाने आया हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है हर एक एक कॉन्सेप्ट को। ये चैनल क्यों है, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो स्पेशली व्यूअर्स है जो देख रहे हैं। हर एक सीए स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ गाइडेंस, ठीक है। मैं जब एक सीए स्टूडेंट था, सीए इंटर में तो खैर सीपीटी से हूँ, लैक ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, ठीक है। साथ में दोस्त पढ़ रहे, ठीक है। ये चैनल हर एक सीए स्टूडेंट्स के लिए है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लूप में फंसे हुए हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट देने वाला है, जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहा है, ठीक है, जो रिसेंटली क्लियर नहीं हुआ है, वॉट एवर द केस इज़, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट्स कवर किया करूँगा मैं, ठीक है। हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन ऑन स्टूडेंट्स डिमांड कि सर नहीं समझ में आ रहा है, सर नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला क्वेश्चंस बता दो ना, ये वाला चैप्टर बता दो ना, ये वाला टॉपिक बता दो ना, ये कैसे करे, क्या करे। नॉट सिर्फ पढ़ाना नहीं, एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कैसे करे, गाइडेंस नहीं है। लिटरली बच्चे के पास गाइडेंस नहीं है, मेंटर्स बहुत है बट डिसीजन कैसे ले, स्टैंड कैसे ले, लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है सीए इंटर के लिए। सीए इंटर के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ वो है एफएम का टॉपिक फॉर सीए इंटर। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो गाइस, ठीक है। सीए इंटर के लिए सबसे पहला मैं जो सब्जेक्ट यहाँ पे उठाने वाला हूँ वो है एफएम, जो काफ़ी बच्चों का फेवरेट भी है, बहुत सारे बच्चों को आता भी है। बट जिनको नहीं आता है, ठीक है, जिनको खास ग्रिप नहीं है, बिकॉज गाइस ये ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एफएम पे एक बार ग्रिप आ गया ना दोस्त, एफएम पे ग्रिप आ गया ना भाई, नहीं आ पा रहा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट विथ सिंपलेस्ट टॉपिक इसमें है। रेशियो एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, वर्किंग कैपिटल, हर एक एक चीज़ भैया लॉजिकल भी है। सब लोग बच्चे बोलते हैं भैया फॉर्मूलेज बेस्ड है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोगों को इजी लगता है, देयर आर ऑलवेज टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत लोगों को ये टॉपिक इजी लगता है, बहुत लोगों को ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि बोलते हैं भाई लिवरेज में इतने सारे फॉर्मूलेज है, रेशियो में इतने सारे फॉर्मूलेज है। भैया लॉजिक लगा के पढ़ोगे ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूलाज याद नहीं करना है, फॉर्मूलाज ना समझना है। तो सबसे पहले आज हम अगर कुछ स्टार्ट करेंगे ना वो है रेशियोज। एकदम क्रिस्प एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे रेशियोज, ठीक है। रेशियोज को सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। मैं ज़्यादा एकदम बेसिक स्क्रैच से जाना पसंद करूँगा, ठीक है। ये एकदम ये लेक्चर्स जो रहेगा हर बच्चा देख सकता है, जो पहली बार देख रहा है वो भी देख सकता है, जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद देख रहा है वो भी देख सकता है, ठीक है। सो रेशियो से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम, जस्ट अ सेकेंड गाइज। हाँ, रेशियो से स्टार्ट करने से पहले, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा भैया, एफएम स्टार्ट करने से पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मेरे को बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बतानी है, ठीक है। चीज़ों का ना इंटरलिंकेज समझना। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। देर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट। वीडियो को 2x पे भी लेके जा सकते हो आप, मैं बता दूं। इनकम स्टेटमेंट, सर ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ये वही है क्या पीएनएल वाला पार्ट, बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझना, ठीक है। सुनो, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। किसी भी इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले अगर कोई चीज होती है तो वो होता है रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू जिसे हम सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि कंपनी ने कितना सेल्स अचीव किया है। इसमें से माइनस होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस हुआ, उसके बाद बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बचने के बाद इसमें से अगर कुछ माइनस होता है तो वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट जो कंपनी इनकर करता है बिजनेस चलाने के लिए। कंट्रीब्यूशन फिक्स में से फिक्स कॉस्ट जाने के बाद बचता है ईबीआईटी। सर ईबीआईटी क्या है? ऑब्वियसली न्यू स्टूडेंट्स के लिए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को पता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब वो कमाई जो हमने सेल किया, इसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट हटाया, वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद हमको वो अर्निंग्स मिली, कंट्रीब्यूशन मिला, उसमें से हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट इनकर किया, उसके बाद भी जो पैसा बचा वो पैसे को बोलेंगे ईबीआईटी। नाम में ही लिखा हुआ है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। वो अर्निंग्स जो अब हम यूटिलाइज करेंगे इंटरेस्ट पे करने के लिए और टैक्स पे करने के लिए। इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट? हमारे कुछ डिबेंचर्स रहेंगे, हमारे कुछ लोन रहेंगे, ठीक है, जो फिक्स टर्म बेसिस पे इंटरेस्ट डिमांड करते हैं, ठीक है, फिक्स परसेंटेज फिक्स टर्म बेसिस पे इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। हम पहले उनको पैसा देंगे, उनको पैसा देने के बाद, ठीक है, उनको पैसा देने के बाद अभी हम पे करेंगे इस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट। मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रैच से भी जा रहा हूँ, शॉर्ट से भी जा रहा हूँ, जैसे समझना है समझ लो। इंटरेस्ट पे करने के बाद बचेगा हमारे पास ईबीटी। ईबीटी क्या है समझ में आ गया ना सर? इंटरेस्ट चला गया तो बचा अब क्या? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब ये जो हमारे पास अर्निंग्स बची है वो टैक्स पे करने के लिए बची है निर्मला ताई को, ठीक है, माइनस टैक्स, ठीक है। टैक्स भी इसमें से चला गया, वॉट एवर द रेट इज, जनरली लेट से 30% है, ठीक है, टैक्स भी इसमें से चला गया। तो अब ये बचेगा क्या पता है? अब बचेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब ये मेरी जो अर्निंग्स है ये मेरी है एज अ प्रोप्राइटर, कंपनी है तो ये मेरी है फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है, विच इज पैट। सर क्या मैं इसको एन पैट बोल सकता हूँ क्या? यस बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि भैया सबसे पहले कंपनी में हुआ सेल्स, सेल्स में से कुछ खर्चे थे वो हम लोगों ने इनकर किए, विच इज़ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट गया बचा कॉन्ट्री, कॉन्ट्री में से फिक्स कॉस्ट गया बचा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से बाहर वालों को पैसा दे दिया इंटरेस्ट, वो हो गया हमारा ईबीटी। इसमें से टैक्स चला गया, बचा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। समझ में आ गया क्या? इस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक सेकेंड बताता हूँ क्या बोला जाता है। इसमें से और एक चीज माइनस होगी, वो है प्रेफरेंस डिविडेंड। बिकॉज बाहर वाले जो है क्या है, ये एक है, ये एक है, दोनों ही बाहर वाले हैं, दोनों ही क्या है? बाहर वाले। बाहर वाले मतलब अरे कंपनी अपनी है, कुछ लोगों से पैसा उठाया है, कुछ लोग हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करके ओनर बन जाते हैं, कुछ लोग हैं जो कंपनी को पैसा तो देते पर ब्याज पे देते, ठीक है। तो एक जो बाहर वाला है वो है लोन, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहा है ना। अब वो कोई भी हो सकता है भाई, डिवेंचर होल्डर भी हो सकता है, ठीक है, या कोई भी हो सकता है जो नॉर्मली लोन दे रहा है। तो कंपनी को इसको इन लोगों को जो है प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट देना, जिसमें से इंटरेस्ट सीबीआईटी में से माइनस हो गया, ठीक है। ये जो है अब ये जो है ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनको कंपनी में प्रेफरेंस दिया जाता है अर्निंग्स में सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भैया पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड देके हटा दो। प्रेफरेंस डिविडेंड देके हटाने के बाद जो बचा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचा वो हुआ EAESH। सर फुल फॉर्म बोलो ना, सर फुल फॉर्म बोलो ना, सर फुल फॉर्म बोलो ना, बताता हूँ। EAESH और कुछ नहीं बल्कि अर्निंग्स, अर्निंग्स which are available for equity shareholders, earnings available for equity shareholders। समझा क्या? अब ये अर्निंग जो है कंपनी के प्रोमोटर्स की या कंपनी के शेयर होल्डर्स की है, सिंपल, ठीक है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स की।
अब इसमें से जब मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी माइनस नहीं, डिवाइड करूंगा, क्या डिवाइड करोगे सर? सर क्या डिवाइड करोगे? इसमें से जब मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड करूंगा ना, लेट से मेरा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज 100 CR और मेरी कंपनी में है 10 करोड़ शेयर्स जो डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर्स में बटे हुए हैं भैया, ठीक है? तो आंसर आएगा 10। वॉट इज दिस 10? ये 10 क्या है? दिस इज नथिंग बट माई EPS, अर्निंग्स पर शेयर। रेशियो एनालिसिस या FM स्टार्ट करने के पीछे इंटेंट, ये बताने का इंटेंट क्या था मैं बताता हूँ। यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर चीज़ का लिंकेज पता होना चाहिए। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, याद रखना। अगर अगर इसको मैं थोड़ा और तोड़ूँ ना, वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को, ये आगे चल करके बन जाएगा पता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स, लेबर चार्जेस दैट इज वेजेस, फिक्स कॉस्ट कहीं ना कहीं, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कहीं ना कहीं ओवरहेड्स में क्लासीफाई हो जाएगा, फिर एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। दिस इज नथिंग बट, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को और तोड़ूँ और EBIT तक लेके जाऊँ भैया, दिस इज नथिंग बट ये वो है जो आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो, कॉस्ट शीट, ठीक है? उसके बाद उसके बाद उसके बाद EBIT, EBT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, EPS। ये EPS का फंडा आपको तब समझ में आएगा जब इंड AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ोगे, ठीक है? इसके ऊपर भर भर के स्पेसिफिक AS है, EPS और इंड AS के ऊपर, ठीक है? एवरीथिंग इज लिंक्ड, एवरीथिंग इज लिंक्ड। अच्छा, तो ये भी किसी भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही होता है क्या? बहुत कंसाइज वे में बताया हो, इससे भी डिटेल में हो सकता है, ठीक है? रेवेन्यू, रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट गया, कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट गया, EBIT मिला, EBIT में से इंटरेस्ट गया, डेट इज बाहर वालों का पैसा, EBT बचा, उसमें से हम लोगों ने फिर टैक्स पे कर दिया, ये है हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। और पैट और NPAT, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिला। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जब मैं डिवाइड करूंगा तब मेरे को पता चलेगा कि मेरी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, पर शेयर उनकी अर्निंग कितनी है। थोड़ा सा इसको और डीप लेके जाओ क्या गाइस? अगर ये समझ में आया हो तो थोड़ा सा इसको और डीप लेके जाओ क्या? बता दो। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं नहीं सर बता दो, सुनो। अब इस EPS के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करेगी। अगर तुम लोग में से कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हो तो उन लोगों को, जब ITC शेयर्स है, IOC शेयर है, ये साल में 1 बार 2 बार 3 बार डिविडेंड्स पे करते हैं। अब ये डिविडेंड पे करने का डिसीजन, अब तुम लोगों को याद आ रहा होगा मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों, सर वॉल्टर मॉडल ये वो फलाना फुलाना, एग्जैक्टली EPS में से फिर डिसाइड किया जाएगा कि भाई कितना कंपनी में रिटेन करना है अर्निंग्स को और कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। ये रिटेन करना, क्यों रिटेन करना है? सब पैसा बांट देगी तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी? समझ रहे हो? और कुछ कुछ कंपनी जो है फिर इस EPS में से डिसाइड करती है कि भाई डिविडेंड कितना देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। समझा? सर इसका मतलब अगर तुम लोगों में से किसी ने भी अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट जो भी है यार पढ़ा रहेगा ना, वहाँ पे लिक्विडेशन के कुछ टॉपिक्स है, वहाँ पे तुम लोगों ने देखा रहेगा क्रेडिटर्स को पहला प्रेफरेंस, जब कंपनी लिक्विडेट होती है प्रेफरेंस डिविडेंड को पहला प्रेफरेंस, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके इक्विटी शेयर होल्डर है। इनकम स्टेटमेंट भी भाई वही बता रहा है, हर चीज़ लिंक्ड है दोस्त, हर एक चीज़ लिंक्ड है। तो जब कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उसको हर किसी के साथ लिंक किया करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी? भैया हमने पढ़ा क्या? इनकम स्टेटमेंट। हमने पढ़ा इनकम स्टेटमेंट। अगर ये इनकम स्टेटमेंट समझा ना, बता रहा हूँ लाइफ सॉर्टेड है। आगे त्रास तो है पर थोड़ी सी सॉर्टेड है, ठीक है? आगे बताता हूँ, सुनो। अब करते रेशियो, अब धीरे धीरे जाते रेशियो पे। अब तुमको रेशियो एनालिसिस समझाता हूँ। ये भूल जाओ कि भाई फॉर्मूला रट्टा मारना है, ठीक है? सबसे पहले ना तुम लोगों का ना, तुम्हारा ना बाइबल बता देता हूँ। सर बाइबल मॉड्यूल बता देता हूँ तुम लोगों को, तुम्हारा मैं, ठीक है? मॉड्यूल ये है आप लोगों का रेशियो का मॉड्यूल। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? सर 100 पेज का मॉड्यूल,
पता है, ठीक है। सर मॉडल पूरा करना है क्या? आने वाले टाइम में देखेंगे, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रेशियोज़ है, फिलहाल इसमें नहीं जाते। मैंने कुछ आप लोगों के लिए बनाए हो क्रिस्प एंड क्लियर में, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, नाम में ही रेशियो है भैया, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना किसी चीज़ का रेशियो निकाल के चीज़ों को पढ़ना है। अब जो आपका चैप्टर है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया है। हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो, जिसको दूसरे शब्दों में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। सेकंड आता है लीवरेज रेशियो, जिसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। फिर आता है एक्टिविटी और एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो, बाद में देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बाद में देखेंगे। समझ में आया इतना? सर नाम कितने डिफ़िकल्ट है, लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम डिफ़िकल्ट है, काम डिफ़िकल्ट नहीं है। सुनो सुनो, देखो, आगे समझ में आएगा चीज़ों को। अब सबसे पहले अगर हम पढ़ने वाले ना, तो वो ये है लिक्विडिटी रेशियो, ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे, इसके ऊपर कमांड लेंगे, फिर आगे धीरे धीरे दूसरी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो को ना दूसरे शब्दों में ना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो एग्जाम में ना एक ही चीज़ दिमाग में बैठ के नहीं जाने का बेटा के, लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो। एग्जामिनर ना ये भी बोल सकता है कैलकुलेट सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव वर्ड्स, समझा? पर ये नहीं बोलना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लिक्विडिटी रेशियो ओनली। अब लिक्विडिटी रेशियो में अलग अलग रेशियोज है, 5 रेशियोज। एक है हमारा करंट रेशियो, एक होता है क्विक रेशियो, जिसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है एसिड टेस्ट रेशियो। एक है हमारा कैश रेशियो, जिसके दूसरे शब्दों में बोला जाता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एक है हमारा इंटरवल मेजर रेशियो, जिसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है बेसिक डिफेंस इंटरवल। एंड लास्ट में आता है छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट नेटवर्किंग कैपिटल। लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट करें। लिक्विडिटी रेशियो लोड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। लिक्विडिटी रेशियो को समझने के लिए तुम लोगों को बैलेंस शीट समझ में आता है क्या? बैलेंस शीट कंपनी का। सर बैलेंस शीट तो अभी हम लोगों को ना वो टी फॉर्मेट में नहीं, वर्टिकल, ठीक है ना। तुम लोगों को टी फॉर्मेट की आदत है ना, चलो टी फॉर्मेट में पढ़ते हैं अपन बैलेंस शीट भी। बैलेंस शीट ये लो भैया, तुम्हारा आ गया टी फॉर्मेट। सर अच्छा दिख रहा है, सर आपका टी थोड़ा टेढ़ा, ध्यान देना भाई। सुन, यहाँ पे आएगा अपना कैपिटल, जिसको मैंने लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे आएगा अपना रिजर्व्स इन सरप्लस, ठीक है। यहाँ पे ओ सॉरी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया अपना रिजर्व्स इन सरप्लस, ठीक है। फिर कंपनी के पास कुछ रहेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, फिर कंपनी के पास कुछ रहेंगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। ना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डिवेंचू, मेरा मतलब डिवेंचर्स, गंदे लोग, डिवेंचर्स, ठीक है। इट कैन बी अदर लोन्स। सर कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के नाम पे क्या रहेगा? इट कैन बी ट्रेड पेएबल, जिसको अपन क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी अदर एडवांसेस, समझा? या हैंड राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना दोस्त, ठीक है यार, ठीक है। उसके बाद आएगा एसेट साइड में सबका फेवरेट फिक्स्ड एसेट। एसेट साइड में इतना कुछ नहीं है, एक होता है फिक्स होता है और एक होता है करंट एसेट, उसमें बहुत सारे बाइफिकेशन होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है करंट एसेट। अब करंट एसेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, दिस शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज नथिंग बट योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज नथिंग बट योर नॉन करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट करेक्ट। दिस इज योर करंट एसेट ना। करंट एसेट में सर क्या, इट कैन बी एनीथिंग, योर ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर नथिंग बट योर डेटर्स, योर कैश और बैंक बैलेंस, योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट में आती है। और भी बहुत सारी एसेट्स हैं, जैसे कि एक और हो गया आपका टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स। बोलने के लिए गिनाने के लिए बहुत कुछ है, फिलहाल इतना हजम कर लो। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट बॉडी के अंदर गया क्या? ठीक है, क्योंकि आगे बहुत है। सुनो, पहले देखेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो इज सिंपल। करंट रेशियो क्या बोलता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। करंट रेशियो बात करता है करंट एसेट जो भी आपकी कंपनी में है डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। सर बस इतना ही, करंट एसेट का टोटल लेके करंट लाइबिलिटी के टोटल से डिवाइड मार देने का? बोला हाँ यही करना है। सर बट आपने बोले थे याद नहीं करना है, लॉजिक के साथ जाना है। लॉजिक के साथ भी जाएंगे। करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? क्या आपके बिजनेस के पास सफिशिएंट करंट एसेट है आपकी करंट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए? बात मेरी ध्यान से समझना भाई। मेरे पास का फिक्स एसेट है 10 लाख के, मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख का, मेरे पास कैश इन बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख, मेरे कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो है अराउंड 10,000 के, मेरे कुछ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है अराउंड 90,000। समझा क्या रही है? ठीक है, कितना होता है? 2 2 10 2 12 1 13 और 1 14, 14 लाख की बैलेंस शीट बन गई। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आता हूँ, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख, मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000। ठीक है, 6.5 लाख मेरे इधर ही हो गए। मेरे लॉन्ग टर्म बोरोविंग दोनों मिला के, चलो ब्रेकअप क्या देना हर चीज़ का, 6.5 लाख मेरा ये सब कुछ मिला के है, ये मेरे 2 लाख है। मेरे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी है अराउंड 6 6.5 7.5 8.5 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख। अगर तुम लोगों को किसी ने बचपन में ये बताया रहेगा, बीकॉम वालो बेकाम सुनो, अगर किसी ने बचपन में ये बता रहेगा कि दिस इज नथिंग बट योर सोर्सेस ऑफ फंड एंड दिस इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन ऑफ फंड। बहुत डीप में जा रहा हूँ हाँ? मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत डीप में जा रहा हूँ। सर इसको तो लाइबिलिटी और एसेट, लाइबिलिटी और एसेट ठीक है, दिस इज योर सोर्सेस ऑफ फंड, दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या मतलब हुआ भाई? बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट ये तो सबको पता है, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंपनी। जितनी पुख्ता बैलेंस शीट उतनी कंपनी मजबूत। बराबर। बैलेंस शीट आपको इन शॉर्ट ये बता रही है कि जो आपके लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज, पैसा कहाँ कहाँ से बिजनेस में आया, इसीलिए उसको सोर्सेस ऑफ फंड कहा जाता है। प्रमोटर्स ने कितना लगाया, डेट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेएबल, पैसा कहाँ कहाँ से आया है, एंड वो जो पैसा आया है वो कहाँ कहाँ से बिजनेस में यूटिलाइज हुआ है। पैसा आया, उसका फिक्स एसेट लिया, ट्रेड रिसीवेबल से कुछ, कैश एंड बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, कुछ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जमीन खरीद ली, जो भी है। समझ में आ रहा है तुमको? दोनों का हाँ टोटल। सर आपकी बैलेंस शीट टैली, अरे यार रुको यार, बैलेंस शीट टैली कर देता हूँ। ये लो 14 लाख। ठीक है, 5 6 6.5 7 8 9 10 है, 10 लाख ही होता है भाई। 5 6 6.5 7.5 8 9 10, रुको जरा, फिर इसको 6 लाख कर देता हूँ। ठीक है, हो गया बैलेंस शीट टैली। 5 6 6 6 12 12 13 14, 5 6 6 6 12 13, हाँ हो गई टैली, हो गई टैली। चलो धंधे पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ट्रोल मत करना मेरे को। सुनो अभी, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, धंधे में पैसा कहाँ कहाँ से आया और उसको हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे लगाया। तो करंट रेशियो हम लोगों को ये बताता है, डू यू हैव सफिशिएंट करंट एसेट्स टू मीट योर करंट लाइबिलिटीज। बिकॉज भैया एक मेरी बात सुनो तुम लोग। सर क्या बात है बताओ ना। करंट एसेट्स का मतलब क्या है? दोज एसेट्स, अगर आप इंडेस पढ़ोगे या जो भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, वहाँ पे सीधा सीधा बताएगा दोज एसेट्स विच आर देयर इन द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। इन्वेंट्री है, 1 साल के अंदर बिकना बिकना। ठीक है, डेटर्स है, पैसा 1 साल के अंदर मिलना मिलना। दोज आर योर करंट एसेट्स, दोज आर योर करंट एसेट। ठीक है, करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज जो लेस देन 1 ईयर के अंदर पे ऑफ हो जाएगी।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि मैं कंपनी के लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ यार, कंपनी के फंड फ्लो की बात कर रहा हूँ यार। ठीक है, जितना मेरा जल्दी इन्वेंट्री बिकेगा, जितना जल्दी मेरा डेटर से पैसा आएगा, जितना ज़्यादा मेरे पास टेम्पररी इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, जितना ज़्यादा मेरे पास कैश और बैंक बैलेंस है, उतना ही तेज़ी से मैं करंट लाइबिलिटीज़ को रीपे कर सकता हूँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे पास अगर अगर करंट एसेट 5 लाख का है एंड मेरे पास करंट लाइबिलिटी 2 लाख का है, तो क्या आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग? यस आई एम। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतने सफिशिएंट करंट एसेट है अपनी करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए विद इन 1 ईयर। तो क्या मेरे कंपनी में लिक्विडिटी है क्या? यस, बिल्कुल है। क्या मेरे कंपनी में फ्लो है क्या? यस, बिल्कुल है। वर्किंग कैपिटल क्या है मेरे भाई? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द ब्लड लाइफलाइन ऑफ ए पर्टिकुलर एनी कंपनी। पर्टिकुलर कंपनी क्या होता है? एनी कंपनी। सो इसीलिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी तो यही है ना, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल रोजमर्रा धंधे को चलाने के लिए पैसा, डेली चलाना है बिजनेस को भाई। वर्किंग कैपिटल आपने सुना रहेगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया। क्यों हुआ? डेटर से पैसा आया नहीं, इन्वेस्टमेंट किए थे डूब गया, कैश है बैंक बैलेंस है नहीं, पर करंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है। वर्किंग कैपिटल ब्लॉक तो धंधा ब्लॉक। समझ में आ रहा हो तुम लोगों को? करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का रेशियो इसीलिए इंपैक्ट करता है भाई, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट में क्या क्या आता है वो देखना। सबसे पहले आएगी आपकी इन्वेंट्रीज। ज़रूरी नहीं है ये सीक्वेंस नहीं है, मैंने नॉर्मली अरेंज किया है इसको। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश और बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स, एनी अक्रूवल्स, लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म के लिए आपने किसी को पैसा दिया है, क्योंकि लाइबिलिटी में अगर किसी से पैसा लिया है तो किसी को उधार भी तो दे सकता है आप। एनी डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, प्लस एनी अदर करंट एसेट। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल हो सकता है। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपका करंट लाइबिलिटी हो सकता है। डिविडेंड कंपनी ने से प्रपोज किया है, दैट कैन ऑल्सो बी योर करंट लाइबिलिटी। देखो फर्क क्या, प्रपोज करने में और डिक्लेयर करने में। ठीक है, जो चीज़ प्रपोज हो जरूरी नहीं है डिक्लेयर हो। अरे ये एफएम की बात कर रहे थे, मैं तुम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, हाँ वापस आओ। प्रपोज डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रपोज किया कि भाई इस साल इतना इतने परसेंटेज पे हम लोग डिविडेंड देंगे फेस वैल्यू के। दैट विल ऑल्सो बी योर करंट लाइबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड पड़ा हुआ है कंपनी में, कोई शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड दिए बट जो भी है उसका क्लेम उसने रिसीव नहीं किया, जो भी अकाउंट चेंज हो गया, बैंक अकाउंट चेंज हो गया, वॉट एवर द केसेस, लॉ में पढ़ना है ये सारी चीज़ें, इसलिए बोल रहा हूँ हर चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड है प्लस एनी अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, एग्जाम में ना पूछेगा करंट रेशियो कैलकुलेट करो, ऐसी ही एक बैलेंस शीट बना के देगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ऐसी ही एक बैलेंस शीट बना के देगा जिसमें भर भर के चीज़ें होगी। उसमें से आपको डिटरमाइन करना है कौन सा करंट एसेट है, कौन सी करंट लाइबिलिटी है, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, क्या बताया, 5 लाख का करंट एसेट है, ठीक है, एंड 2 लाख की लाइबिलिटी, तो 5 लाख डिवाइड, अभी देख के तो समझ में आ रहा है क्या, अरे बहुत करंट एसेट पड़ा हुआ है। 5 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, जो भी आपका आंसर होगा दैट विल बी योर, क्या आंसर होगा पहली बात तो, 2 2 ज़ा 4, 2.5, करेक्ट। ठीक है, 2.5। तो क्या ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा भैया क्या कंपनी का करंट रेशियो अच्छा है, तो कैसे डिटरमाइन करोगे? 2:1 का रेशियो इज जनरली एक्सेप्टेबल। ये कंपनी, ये एग्जाम में कभी कभी कमेंट करना पड़ता है, 2:1 का रेशियो इज जनरली एक्सेप्टेबल। जितना करंट एसेट, अभी समझा? अगर तुमने रील में देखा रहेगा, मीम में देखा रहेगा, एक न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो आंसर नेगेटिव। वैसे ही कुछ लॉजिक लगाना है अपने को, वो तो गलत था लॉजिक, खैर ठीक है। तो करंट एसेट जितना ज़्यादा उतना ही रेशियो अपना ज़्यादा बनेगा, रेशियो अपना ग्रेटर देन 1 बनेगा। बट जनरली 2:1 का रेशियो इज एक्सेप्टेबल। सर 1.5:1 का रेशियो आया तो ये भी ठीक है, बट फिर रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा वार्निंग साइन है। 1:1, 1:1, 1:1 का रेशियो आया तो इसका मतलब समझ में आता है जितना अपने पास एसेट है उतनी लाइबिलिटी पड़ी है। कल को कोई डेटर मुकर गया तो टुल्लू। ठीक है, तो 2:1, जितने लाइबिलिटी उसका डबल पैसा होना अपने पास जरूरी है, जितने उतना डबल करंट एसेट अपने पास होना जरूरी है। इसलिए करंट रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्विक रेशियो के फॉर्मूले पे जाने से पहले, क्विक रेशियो के फॉर्मूले पे जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनना। सर क्या बोलना चाह रहे हो?
बताता हूँ, वेट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। मैंने आपको ये बताया था कि करंट रेशियो आपको आपके कंपनी की लिक्विडिटी बता रहा है। हाँ सर, आपने बताया था। क्या मैंने आपको ये बताया कि जितना करंट रेशियो ज़्यादा उतना अच्छा? हाँ सर, आपने बताया था। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या सर? सर सुनो ना सर, लेट्स से इसमें स्टॉक भी है, इन्वेंट्री भी है, ठीक है, इन्वेंट्री, ठीक है, इसमें ना मेरी इन्वेंट्रीज भी है 1 लाख की। अब डेटर को मैं 1 लाख कर देता हूँ, ठीक है, तो बैलेंस शीट मेरी टैली हो जाएगी, ठीक है। सर ये इन्वेंट्री खराब हो गई तो हमारा करंट रेशियो पे इम्पैक्ट आएगा ना सर? एग्जैक्टली exactly। ये क्यों नहीं सोचते हो भाई? करंट रेशियो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, हुर्रे हुर्रे। पता चला उस करंट रेशियो में ऐसा कंपोनेंट है करंट एसेट में जिसमें मेजॉरिटी इन्वेंट्री है। कल को गोडाउन में आग लग गई, एफएमसीजी कंपनी, माल सड़ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, कुछ भी हो सकता है ना भाई, इन्वेंट्री सड़ सकती है ना भाई। केक शॉप है आपका, केक नहीं बिका, सड़ गया तो लग गई करंट रेशियो की, अच्छी खासी लग गई, क्योंकि लाइबिलिटी वाले तो खड़े दरवाजे पे लाइबिलिटी लेने के लिए। इन्वेंट्री ही खराब हो गई तो माल बिकेगा कैसे? माल बिकेगा नहीं तो पैसा आएगा कैसे? इसलिए और एक रेशियो को जानना ज़रूरी है जो एकदम कंजर्वेटिव है, जो आपको ये रूट कॉज एनालिसिस करके देगा कि आपका क्विक रेशियो कैसा है, मतलब पैसे जनरेट करने की और ज़्यादा कैपेबिलिटी। इसके लिए बोला जाता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे आपके करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को हटा दिया जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दिया जाएगा। अनकरंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, और यहाँ पे रेशियो जो है वो 1:1 इज जनरली एक्सेप्टेबल। समझ में आ रहा है? लॉजिक सोचो, ये करंट रेशो जितना एफिशिएंट है, 2:1 का रेशो बता दिया, कंपनी की लिक्विडिटी बता दिया, क्या हमारे पास बिजनेस में सफिशिएंट करंट एसेट है। क्विक रेशो और कंजर्वेटिव लाता है, भैया इन्वेंट्री जरा हटा के रेशो निकाल के बताओ ना कि आपके पास इन्वेंट्री के बिना और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बिना इतना करंट एसेट है जो आपकी करंट लायबिलिटी को फुलफिल करेगा। तो 1:1 के ऊपर जितना रेशियो रहेगा उतनी ही कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगी अपने वर्किंग कैपिटल के पर्सपेक्टिव से। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करना, जो आप आगे आफ्टर बिकमिंग अ सीए करोगे। इसीलिए इसका नाम ही क्विक एसेट्स है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाने का लॉजिक सुनो, कुछ कुछ एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं सर्विसेज लेने के लिए, कल को सर्विसेज पसंद नहीं आई और वो प्रीपेड एक्सपेंसेस तुमको लगता है कि कोई एसेट है, वो तो धीरे धीरे बैलेंस शीट से हटते जाएगा, सर्विसेज जैसे जैसे मिलती जाएगी। समझ में आ रहा है? एडवांस में खर्चा किया हुआ है, ये कैसा एसेट हुआ? ये क्या कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ाने वाला है क्या? कंपनी को सर्विसेज मिलेगी, ठीक है, तो फॉर बीइंग ऑन अ सेफर साइड इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें से हटा दिए गए। समझा? क्विक रेशियो करंट रेशियो से खतरनाक क्विक रेशियो है। करंट रेशियो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो आपको दे देगा, या यस 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 करंट एसेट ज़्यादा है, करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो फिर और रियलिटी चेक देगा, कल को इन्वेंट्री खराब हो गई तो क्विक रेशियो बताओ अब अपना। समझ में आ रहा है? क्विक रेशियो बात बात में भूलना नहीं, क्विक रेशियो को दूसरे शब्दों में एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। समझा? अब कैश रेशियो देखते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ये क्विक रेशियो को भी और कंसाइज कर रहा है भाई, इतनी खतरनाक लिक्विडिटी देख रही है। सर समझा नहीं। करंट एसेट तुम्हारे गए तेल लेने, अब मेरे को क्योंकि कल को रिसीवेबल्स भी पैसा देने से मना कर दिए तो फिर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकता है ना। इसीलिए ये रेशियो बोलता है कि भाई सारे एसेट्स गए तेल लेने के लिए, खाली मेरे को लिक्विडिटी बताओ, एग्जैक्ट तुम्हारे जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट तुम्हारे जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, एक सेकेंड, एग्जैक्ट तुम्हारे जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, डेट इज कैश एंड बैंक बैलेंस। बिकॉज ये तो पैसा है, कल को दरवाजे पे आया था, जेब से निकाल के दे दिया, गले में से निकाल के। प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो इन्वेस्टमेंट जो डिस्पोजेबल है, ठीक है, मार्केटेबल है, मार्केट में लगे हाथ खड़े खड़े बिक सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी ले लो, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब रेशियो निकाल के बताओ तुम्हारा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो कितना है, बिकॉज रिसीवेबल्स कल को पैसा देने से मना कर सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसे भी कुछ काम की नहीं, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट। इन्वेंट्रीज कल को खराब हो सकती है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा
और वो सिक्योरिटीज जो मार्केटेबल है, लगे हाथ मार्केट में बिक सकती है, ये कहीं नहीं जाने वाली है. दिस कैन बी इमीडिएटली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश टू पे ऑल द लायबिलिटीज. तो बताओ ना, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो तुम्हारी कंपनी की क्या है? समझा? तुम लोगों को इतना समझा? तीनों फॉर्मूले वापस से बता देता हूँ. करंट रेशियो सबसे सिंपल, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज 2:1 का रेशियो जनरली एक्सेप्टेबल. क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज, जहाँ पे हम लोगों ने इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को सीधा सीधा करंट एसेट में से हटा दिया. एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, या जिसको कैश रेशियो भी बोला जाता है, कैश एंड बैंक बैलेंस को लो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लो, जो पैसा एक्चुअल में पड़ा हुआ है या कन्वर्ट फटाक से हो सकता है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. क्या वो सफिशिएंट है क्या करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए? फिर आता है दूसरा रेशियो, चौथा रेशियो, आपका इंटरवल मेजर रेशियो. आपका इंटरवल मेजर रेशियो फॉर्मूला पहले देख लेते क्या बोलता है. कैश एंड बैंक बैलेंस लो, आपके नेट रिसीवेबल्स लो, मतलब वो प्रोविजन बैड डेड करके, प्लस आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डिवाइड बाय आपके रोजमर्रा के खर्चे. यहाँ पे करंट एसेट और लायबिलिटी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है. यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है, मैं एकदम क्रिस्प एंड क्लियर बता दूँ. आपके पास जो अवेलेबल पैसा है डिवाइड बाय, और जो आपके डेली के खर्चे हैं उससे ज़्यादा है क्या. लेट से मेरा दिन का खर्चा है 500 रुपया, और हर दिन में जनरेट करता है, या फिर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ रहता है 1000 रुपया, तो क्या मैं एक दिन अपना गुजार सकता है क्या? यस, मैं गुजार सकता है. सही में वही बोल रहा है, वो वही बोल रहा है. आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितने टोटल, आपके पास नेट रिसीवेबल्स कितने हैं, आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है जो लगे हाथ खड़े खड़े मार्केट में बिक के कैश के फॉर्म में जनरेट हो सकती है, डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो अगेन डिवाइड होगा नंबर ऑफ डे से, लेट से 360, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज विल गिव यू डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो सेकंड फॉर्म में है यहाँ पे. समझ रहा है क्या तुमको रे? समझा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज विल गिव यू डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सर फॉर्मूला एक बार अच्छे से लिख के बताओ ना. बता दो. सुनो. ये और कुछ नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि आपका कैश एंड बैंक प्लस नेट रिसीवेबल्स प्लस आपके सिक्योरिटीज डिवाइड बाय, बड़ा सा डिवाइड बना देता हूँ, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज. बस यही बोलना चाह रहा है, और कुछ नहीं बोलना चाह रहा है मेरे भैया, और कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा है, सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा है. ठीक है, अभी सुनो. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे ऐसा दिखा देगा नहीं क्वेश्चन में कि ये लो तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करो. नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब ये डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने को कैसे मिलेंगे? डेली छोड़ो, सबसे पहले ऑपरेटिंग पे फोकस करो. ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका COGS विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसीलिए मैंने बोला, मैं अगर वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को तोड़ूँ ना तो कॉस्ट शीट बनेगी आपकी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस आपका सेलिंग एडमिन एंड अदर जनरल एक्सपेंस. ठीक है, ये तो आपके खर्चे हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एडमिन एंड अदर जनरल एक्सपेंस. ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है डेप्रीसिएशन अदर नॉन कैश एक्सपेंस. क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. डेप्रीसिएशन जेब से पैसा गया क्या? नहीं, ये आप इसमें से माइनस करो, आपका एब्सोल्यूट खर्चा मिलेगा. ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपका डेप्री माइनस हो जाएगा, सेलिंग एडमिन और अदर जनरल एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे, डिवाइड करो नंबर ऑफ डेज इन ईयर, आपको मिल जाएगा आपका डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फिर ये आपका बन गया डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर आपको पता है, आपका कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज. दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो आपका करंट एसेट, जिसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज खाली माइनस हो जाएंगी, दैट्स इट. रिसीवेबल्स तो आ गए. समझा? समझला का है? तो सर मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्रीज का मतलब ये नथिंग, दिस इज, अरे मेरा पीडीएफ यहाँ पे. हाँ, क्या मेरा वो क्विक रेशियो वाला क्विक एसेट्स है? यस, करेक्ट. समझा? समझला का है. गोइंग बैक टू स्टार्ट, मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं क्या कवर करेगा तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो. सबसे पहले क्या कवर करेगा? लिक्विडिटी रेशियो, जिसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. अब समझा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब क्या भाई? आर यू अ सॉल्वेंट पर्सन? समझ में आता है? लॉ अगर पढ़ा रहेगा तो हर चीज लिंक करो. आर यू अ सॉल्वेंट पर्सन?
आपके पास क्या सफिशिएंट पैसे है आपके लाइबिलिटी को मीट करने के लिए शॉर्ट टर्म में, इसीलिए इसको लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोला जाता है। कुछ समझ में आया क्या? ठीक है। करंट रेशियो पढ़ा, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो बाय एसेट टेस्ट रेशियो हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। क्विक एसेट में से आपको करंट एसेट में से सिंपली इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा देने हैं। कैश रेशियो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो और कंसाइज करते जा रहे हैं, यहाँ पे आपका कैश और बैंक बैलेंस मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेगा वो आपकी, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। इंटरवल मेजर रेशियो में आपको बता दिया। नेट वर्किंग कैपिटल सिंपल है यार, अभी तो बताया, बातों बातों में मैंने आपको, अरे डिलीट कर लिया मैंने, बातों बातों में बताया। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज हटा दो, आपको आपका नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, सिंपल। उस करंट लाइबिलिटीज में से शॉर्ट टर्म बैंक बोरोविंग खाली हटा देना। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? पहला फॉर्मूला आपका हो गया डन डना डन डन। समझा? 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 एक चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या? सुनो ना, सिलेबस के अपार्ट बता रहा हूँ ये चीज़। आपकी जो प्रेप है ना, प्रेप, सर प्रेप मतलब प्रिपरेशन, मल्टीपल अटेम्प्ट वाले और पहला फर्स्ट अटेम्प्ट वाले दोनों सुनो। ये मल्टीपल अटेम्प्ट से ऑफेंड करने का कोई इच्छा नहीं है। मल्टीपल अटेम्प्ट मतलब वो भी हो सकता है जो दूसरी बार दे रहा है, वो भी हो सकता है जो 10वीं बार दे रहा है। मल्टीपल अटेम्प्ट ऐसा नहीं सोचना बेइज्जती कर रहा हूँ, पहली बात, ठीक है। यू विल क्लियर एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लियर, ठीक है। जब भी आप प्रेप करते हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो या रिविजन कर रहे हो, हमेशा रिविजन तो फिलहाल छोड़ ही दो, ठीक है। जब भी आप करोगे ना फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन या रिविजन, डू इट फ्रॉम दैट इंटेंट। ऐसी प्रेप करो, ऐसे नोट्स बनाओ जो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले काम आएंगे, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। बिकॉज आप समझो ना यार, ठीक है। या तो आपको दिख रहा है बना बनाया, ठीक है। ये कहाँ से बनाया है मैंने? ये मैंने कहीं और से नहीं बनाया है, ठीक है। ये यहीं से बना हुआ है, ये यहीं से बना हुआ है। ये देखिए, टाइप ऑफ रेशियोज आपके एक कंसाइज किया हुआ और कुछ नहीं, और जो मैंने भाषणबाजी दी है वो इसमें सारी लिखी हुई है, ठीक है। सर रट्टा मारे हो, बहुत मारूंगा, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, इसको सिर्फ कंसाइज किया हुआ है। ये 100 पेज 20 पेज को ना सिर्फ कंसाइज किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ है। तो बेटर आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, जब कभी भी आप पढ़ोगे ना यार, समरी चार्ट्स बना लेना हर फॉर्मूले के। बिकॉज एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना सब नहीं करना होता है। एक से दो सम इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट जो अब तक आप पढ़ते हुए और मल्टीपल रिविजन्स करते हो, कि मेरे को ये देखना है ये एक सम मेरे 4 सम को कवर करेगा, ठीक है। एंड लास्ट में जाते जाते भाई साली फॉर्मूलेस को गो थ्रू करना है, सिर्फ फॉर्मूलेस को गो थ्रू करना है। सर फॉर्मूलेस को गो थ्रू करना है तो बेटर है आप लिख लो यार, एक पेज पे सारे फॉर्मूलेस लिख लो। लिखने से क्या होगा पता है? हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होगा। द मोमेंट हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हो गया ना, आपको फॉर्मूलेस सारे याद रहेंगे विद लॉजिक, ठीक है। वरना तो भाई मैं शॉर्टकट के लिए बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास भी पीडीएफ पड़ा है, दे दूंगा, मेरे को कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। वरना आईसीआई के मॉड्यूल में भी समरी दी हुई है, ये जो दिख रहा है दिस इज़ नथिंग बट समरी ऑफ रेशियोज। मॉड्यूल में मिल जाएगा भाई, मॉड्यूल में सब कुछ है, बस पढ़ने आना चाहिए मॉड्यूल हाथ में लेके। पता नहीं क्यों भाई मॉड्यूल से भागते हैं लोग, मेरे को नहीं समझ में आता है। मॉड्यूल इज़ योर फर्स्ट बाइबल एंड देन बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, भाई पहले मॉड्यूल देखो। मॉड्यूल, जिसने मॉड्यूल पे कमांड लाया ना यार, आधी ज़िंदगी के मसले वहीं पे सॉल्व हो गए। बी इट एनी सब्जेक्ट, एफएम रहे, ऑडिट रहे, टैक्स रहे, अकाउंट्स रहे, ठीक है। एक बार मॉड्यूल पे ग्रिप आ गया ना यार, यू कैन डू एनी थिंग, एनी थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना चीज़ों को खुद के लिए समराइज करो, ठीक है। ऐसा पढ़ो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले के लिए पढ़ रहे हो। समराइज द थिंग्स, ठीक है। अभी क्या लास्ट में एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा मॉड्यूल लेके बैठोगे क्या? नहीं। यू शुड बी रेडी अलॉन्ग विथ योर क्वेश्चन बैंक, अलॉन्ग विथ योर समरी नोट्स, दैट्स इट। वो ही आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले बार अगर पढ़ने बैठे हो तो ये सोच के पढ़ो कि आखिरी बार कैसे पढ़ोगे इसको, ये प्लान करके पढ़ने के लिए बैठो। समझ में आ रहा है तुमको? तो बातों बातों में लिक्विडिटी रेशियो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब जाते हैं लीवर। एक सम देख ले क्या कोई भी इसके ऊपर? चलो एक सम भी बता देता हूँ यार, तुरंत तुरंत, फटक फटक से। जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर कोई हो, मॉड्यूल से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अ, हम्म, ये तो सब फॉर्मूले हैं। सम कहाँ से स्टार्ट होगा?
सम कहाँ से स्टार्ट हो गया? मिल जा भाई, मिल जा रे बंदे। मिलेगा, 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 मिलेगा। अरे यार, ये देखो इलस्ट्रेशन वन। ठीक है। इन अ मीटिंग हेल्ड एट सोलन, सोलन जगह का नाम है गाइस, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिमाचल में, ठीक है, इट्स नॉट आवर कंसर्न। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2122 द डायरेक्टर्स ऑफ HPCL लिमिटेड हैज टेकन टू हैव टेकन अ डिसीजन टू डाइवर्सिफाई। ओके, एट प्रेजेंट HPCL लिमिटेड बेचता है अपने सारे फिनिश गुड्स, ऑल फिनिश गुड्स फ्रॉम इट्स ओन, अपने ही वेयरहाउस से। द कंपनी ने इशू किए थे डिबेंचर्स 1 अप्रैल 2022 को एंड परचेज किया था फिक्स एसेट ऑन द सेम डे। ठीक है। द परचेज प्राइसेस हैव रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है भैया, 21-22 का भी दिया है, 22-23 का भी दिया हुआ है, अपने को दो इनकम स्टेटमेंट अपने को दिया है। गाइस मेरे ख्याल से ये सम करने के लिए अपने को बाकी चीज़ें भी आना ज़रूरी है यार। कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं, वी पिक्ड अप द रॉन्ग सम, बिकॉज क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है करंट रेशियो के ऊपर सम नहीं है। ठीक है गाइज, नो इश्यूज, सम हम करेंगे जब बाकी देखो, जैसे कि यहाँ पे क्विक रेशियो है, ये भी मिल गया मेरे को एक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस पे, पहले कॉन्सेप्ट पे ग्रिप लाते गाइस, ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 से 3 चीज़ें हो ना कवर, तो ना क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आएगा थोड़ा। ये देखो, फिलहाल तो मैं तुम लोगों को ये बता सकता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5, सेल्स प्लम्बिंग फिक्चर्स ऑन टर्म्स ऑफ 2/10 नेट 30, इस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सिंपल है भाई, 10 दिन में पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और वरना 30 दिन में तो आपको पेमेंट करना ही है। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर द लास्ट 3 ईयर्स आर एज फॉलोज, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, 20-21, 21-22 और 22-23। कैश दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्री दिया हुआ है, नेट फिक्स एसेट भी दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब होता है एसेट का टोटल भी मिल गया, अकाउंट पेबल दिया, अक्रूवल दिया, बैंक लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, कॉमन स्टॉक दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स भी दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स, COGS और नेट प्रॉफिट, ये अपना P&L वाला पार्ट हो गया। बैलेंस शीट टैली है क्या? यस, बैलेंस शीट इज ऑल्सो टैली। कंसिडरिंग द opening balance of accounts receivable inventory as 2 lakh and 4 lakh as on 1st April 2020. Analyze the company's financial condition and performance over the last 3 years. Are there any problem? तो उसने क्या किया, फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए एंड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 ईयर्स उसने करंट रेशियो निकाला है, करंट एसेट अपन लाइबिलिटी एसेट टेस्ट रेशियो निकाला है, और भी मतलब जितने रेशियोज आप निकाल सकते हो सारे। तो एक मेरा बोलने का मतलब ये है कि एटलीस्ट एग्जाम्पल देख लेते करंट रेशियो का। ये देखो 20-21, करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटीज, सबसे पहली बात। ठीक है, तो ये है अपने करंट एसेट 6,30,000, ये अपना करंट लाइबिलिटीज 5,30,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 6,30,000 डिवाइड बाय 5,30,000, ये हो गया अपना करंट रेशियो। 6,30,000 डिवाइड बाय 5,30,000। 21-22 के लिए भी सेम 7,60,000, ऐसे करते करते आपका करंट रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या भैया? ठीक है, सो दिस पॉइंट इज डन। लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, मैं तो यही चाहता हूँ एक बार क्वेश्चंस पे ग्रिप लाने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप लाए। ठीक है, फॉर्मूलेज पे ग्रिप लाए एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसे ऐसे बेसिक से नहीं है, डायरेक्टली ऐसा कंपाइलर है क्वेश्चन का जहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलेज अलग अलग टाइम पे हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो क्लिक हो गया ना, लीवरेज रेशियो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। लीवरेज रेशियो ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, लीवरेज रेशियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कवरेज रेशियो। उसमें बहुत सारी चीज़ें, इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, कवरेज रेशियो। ठीक है, बाय बाय गाइज। कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है रिगार्डिंग FM और रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, जस्ट कॉमेंट इट डाउन, विल गेट बैक टू इट। चाहिए तो लाइव लेना है, लाइव ले लेंगे,
एक एक कमेंट पे नोट डाउन करके वीडियो बनाना है वो कर लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो यार, लेके आओ, पूछो पूछो। पूछोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, सिंपल एज दैट। ठीक है, पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई जिस तरीके से किया है, बहुत 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 सारा प्यार देना इस चैनल को। ठीक है, फिलहाल के लिए तो बाय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशियोज के साथ मिलेंगे एंड उसको तोड़ेंगे अच्छे से, एक एक चीज़ों को सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।